बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, जुमा मुबारक। मैं हूँ मोहम्मद जुनेद अली। मैं हूँ ईशा लदनान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आज के प्रोग्राम में बहुत सारे अहम टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बात की जाएगी। आपको बताएंगे कि पाक जनूबी अफ्रीका का T20 सीरीज़ का दूसरा मैच क्योंकि आज खेला जाएगा तो क्या तवक्कुआत हैं और क्या क्या तब्दीलियाँ की जा सकती हैं। उसके साथ ही पाकिस्तान की मईशत जो है वो इस्तेहकाम की जानिब गामजन है और आशारिये बेहतर हो रहे हैं, महंगाई में कमी वाक़ई हो रही है, तो ये खुश आइंद भी है। इसके ऊपर भी डिटेल से बात करेंगे कौन सी ऐसे अवामिल हैं जो बड़े पेश इसमें रहे हैं अब तक मईशत को सहारा देने के लिए। इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि बरतानिया के अंदर तो कज़न मैरिजेस पर पाबंदी का ख्याल आ गया है। यहाँ पर इस पर कब गौर होगा, कब इस पर बाज़ाब्ता पाबंदी लगाई जाएगी, क्योंकि बहुत से जीनियाती मसाइल हैं, बहुत सी बीमारियाँ हैं, ना सिर्फ आने वाली जनरेशन इसका शिकार होती हैं बल्कि आपके आपस के जो ताल्लुकात हैं वो भी इससे मुतासर होते हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस पर भी गौर करेंगे और फिर बात करेंगे जो पत्थर होते हैं उनकी अहमियत क्या है, पत्थरों की अहमियत और बहुत सारे लोग जो है वो पत्थर पहनते हैं और उन पत्थरों की क्या हासियत होती है, क्या तासीर होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनकी किस्मत बदल देते हैं, तो क्या वाकई किस्मत बदल देते हैं ये नायाब पत्थर? आपके इल्म है कि मौसम चेंज हो चुका है, बिलाखिर सर्दी आ चुकी है, कहाँ कहाँ सर्दी की लहर जारी है, कहाँ कहाँ बर्फबारी हो रही है और कहाँ कहाँ बारिश की पेशगोई है। इस सब का जायजा लेंगे, लेकिन आगाज कर लेते हैं क्रिकेट से। और क्रिकेट के अंदर खबरें गर्म है। आपके इल्म में है कि दूसरा और अहम जो जिसको कहा जाए फैसला कुन हो सकता है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पहला जो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 मैच था वो पाकिस्तान हार चुका है और उम्मीद करते हैं कि इसमें आज पाकिस्तान कामयाबी हासिल करेगा ताकि जरा पलड़ा बराबर हो और फिर बात होगी। बिल्कुल। और चैंपियंस ट्रॉफी एज यूजुअल, चैंपियंस ट्रॉफी का मामला ताहाल ताखीर का शिकार है। क्यों, क्या वजह है, क्यों ICC इस पर कोई फैसला नहीं कर पा रहा, इस सब पर होगी बात। क्या हाइब्रिड मॉडल जो है वो आइडियल सिचुएशन है क्योंकि पाकिस्तान अपने फ्यूजन मॉडल पर कायम है और भारत जो है इस वक्त पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से दबाव बढ़ाकर हाइब्रिड मॉडल मनवाने और अपने मुल्क में पूरा इवेंट फाइनल समेत सेमीफाइनल खेलने के लिए दबाव डाल रहा है। तो इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। चंद्रशेखर लुथरा इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और साथ ही साथ हमाद सदीकी साहब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। तो दोनों से हम बिल्कुल दोनों से बात कर लेते हैं। सबसे पहले चंद्रशेखर भाई आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे खबरें गर्म हैं। एक तरफ भारतीय मीडिया बुलंदोबांग दावे कर रहा है कि जी मामला तय हो गए, लेकिन गैर संजीदगी का आलम यह है कि जय शाह मामला तय किए बगैर ही दुबई से ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तो ये कैसा गैर संजीदा रवैया है? क्या फैसला हो चुका है या वो इसको कोई अहमियत ही नहीं दे रहे? देखिए, मैंने पहले भी कहा था ये हमारा होम ग्रोन टैलेंट है, इसको अब पूरी दुनिया सहेगी। तो आप लोग भी सही है, आपको भी मुबारक हो ये ICC के नए चीफ। पहली चीज। और दूसरी चीज, मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने काफी कड़ा रुख अख्तियार किया है। जो खबरें सुनने में आ रही है, जो जो मेरे सोर्सेज हैं BCCI में, वो कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है ये सब मनवाना। पाकिस्तान को ऑब्वियसली ये ऑफर दिया गया कि फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स ना हम आपके पास आएंगे ना आप हमारे पास आओगे और हम हाइब्रिड मॉडल में खेलेंगे। और इंडिया अभी तक देखिए ऐलान तो नहीं किया लेकिन ऑलमोस्ट राजी कर गया BCCI इस चीज पर। अगर ऐसी है चीज तो मुझे लगता है शायद कहीं सेटलमेंट हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान का रुख काफी कड़ा है इस बार। लेकिन चंद्रशेखर भाई हमने ये भी देखा ना कि अभी तक कोई मौक़िफ़ वाज़े तौर पे सामने नहीं आया BCCI की जानिब से, ICCI की जानिब से, BCC की जानिब से, क्योंकि अभी तक तो भारतीय मीडिया सिर्फ दावे कर रहा है कि भारत जो है वो अटल है अपने मौक़िफ़ पर और भारत जो है वो टलने वाला नहीं है। ये सिर्फ भारतीय मीडिया का दावा है या जो आप कह रहे हैं कि आप तक जो खबरें पहुँच रही हैं हकीकत भी यही है, सदाकत भी यही है? देखिए, क्लैरिटी नहीं है। जो भारतीय मीडिया कह रहा है मैं बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। मैंने आपको कहा काफी कुछ यहाँ पर गोदी वाले बैठ गए, जो लैप डॉग्स जिसे कहते हैं, उसको छोड़िए। लेकिन नॉर्मली है कि पाकिस्तान उतने आसानी से नहीं मान रहा है। जिस चीज की तवक्को थी यहाँ पर या जिस चीज को शायद BCCI आसानी से ले रहा था कि हम आपको बुलाएंगे, आप दौड़े हुए आएंगे और जब हमारी बारी होगी तो हम आपको धोखा देंगे, तो वो चीज नहीं हो पा रही है। तो वो पाकिस्तान बिल्कुल लिखित में चाहता है, बिल्कुल रिटर्न एश्योरेंस चाहता है। और सबसे बड़ी चीज कि BCCI की जो भी प्लानिंग्स थी फिलहाल, क्योंकि जय शाह साहब चाहते थे कि 1 दिसंबर से पहले सब कुछ सेटल हो जाए ताकि जब वो वहां पर जाए तो एक मखमली उस पर सिंहासन पर बैठ करके सब कुछ अपने हिसाब से राज करे। वो नहीं होता हुआ दिख रहा है। तो आई थिंक ये एक, मैं तो कहूंगा पाकिस्तान की तरफ से बहुत अच्छी बात है। डेडलॉक होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आपने अपना वादा निभाया। तो मुझे लगता है कि आपकी तरफ से एक अच्छा रुख इख्तियार किया गया। ठीक है, आप इसकी तारीफ कर रहे हैं कि यही
मौक़िफ़ होना चाहिए था। हमाद भाई, आपके पास क्या इत्तलात हैं? क्या वाकई 2 साल की कोई बात हुई है जिस पे बीसीसीआई भी एग्री कर रहा हो, लेकिन क्या कोई फैसला हो चुका है जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया रवाना हो चुके हैं जय शाह, या फिर वो अब समझते हैं कि ये इवेंट या ये ऑप्शन काबिल कबूल नहीं है? आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है इसको लेके? थैंक यू वेरी मच जुनेद। देखें, जय शाह का ऑस्ट्रेलिया जाना यह है कि वो ऑस्ट्रेलिया में जाके उनके वोट से अपनी लेना उनके हक में फैसला किया जाए अगर वोटिंग की बात आती है। लेकिन रिटर्न की जो बात है ना, पाकिस्तान का स्टांस बिल्कुल असल में तो ये फिलहाल जो जंग नजर आ रही है वो है बिटवीन पीसीबी एंड बीसीसीआई। आईसीसी का आपको कहीं रोल नहीं नजर आ रहा। और आईसीसी के अगर चीफ है जय शाह, तो वो इंडिया की मतलब वोटिंग के लिए, इंडिया के पॉइंट को कन्विंस करवाने के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। वो और किसी कोई मकसद नहीं है। 3 बोर्ड्स ने पाकिस्तान के हक में फैसला किया, जिसमें इंग्लैंड है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। इनकी स्टेटमेंट आ चुकी है जी, पाकिस्तान को राइट दिया गया है पाकिस्तान होस्ट करने के लिए, तो पाकिस्तान को ही होस्ट करना चाहिए। और बहुत अरसा हो गया और पाकिस्तान का स्टांस बिल्कुल असूलों पर है कि जी हमारा राइट है, हम इसको करेंगे। और अगर तो आप हाइब्रिड मॉडल की, जिसको फ्यूजन कहा जा रहा है, कि अगर इस तरह करना चाह रहे हैं कि लेट्स से इंडिया के मैचेस न्यूट्रल में वेन्यू पे होंगे विच इज दुबई, तो फिर आएगा नेक्स्ट 3 टूर्नामेंट्स इस नेक्स्ट ईयर 2025 में T20 वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप होना जा रहा है अक्टूबर में इन इंडिया। बिल्कुल। तो अभी तो बहुत करीब है। तो हमाद भाई, क्या ये सूरत हाल इस वक्त जो है वो इतना सख्त वो मौक़िफ़ इख्तियार कर लेना, क्या आप नहीं समझते कि इस वक्त पाकिस्तान को थोड़ी सी लचक दिखानी चाहिए इस वक्त इवेंट जो है वो, ताकि खुश उसलूबी से तय हो जाए, खुश उसलूबी से गुजर जाए, और उसके बाद फिर जब भारत का टाइम आए और जब उनके यहाँ उन्हें ये होस्ट करने के लिए इवेंट मिले, तो उस वक्त अपना मौक़िफ़ जो वो रखा जाए कि अब हम भी पाकिस्तान नहीं जाएंगे? आपको नहीं लगता कि इस वक्त थोड़ी सी नरमी दिखाते हुए, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल ऑलरेडी हम लोग इस बार एग्री कर चुके हैं, तो हमें एटलीस्ट रिटर्न की जो रट हमने लगाई है उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए, 3 दफा इससे पहले हम जा चुके हैं, इंडिया जाके खेल के आ चुके हैं। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको, मतलब बहुत देर हो चुकी, कहीं ना कहीं इस पे फैसला लेना पड़ेगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि बीसीसीआई और आईसीसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से निकलकर आईसीसी को यहाँ पे फैसला लें। अदरवाइज फिर आईसीसी का फायदा ही क्या है? अगर गवर्निंग बॉडी कोई फैसला नहीं पाती और बोर्ड आपस में, क्योंकि इंडिया कह रहा है, हमारी गवर्नमेंट नहीं कह रही, पाकिस्तान को तो गवर्नमेंट ने इजाजत दी, पाकिस्तान 3 दफा जाके वहां पे खेल कर आया है। मतलब मुझे एक और चीज मुझे ये कि इंडिया की जो इस वक्त करंट पोजीशन है इंडियन क्रिकेट टीम की ओवर पाकिस्तान, उनको साइकोलॉजिकल के साथ साथ उनको तो बड़ी स्ट्रांग टीम है। मैं अगर उनकी जगह होता मैं जरूर भेजता टीम को, और मैं कहता जाएं वहां पे जाके जीत कर आए, और उसका जो आपको मिलता, आपको फायदा मिलता, लॉन्गर रन इंपॉर्टेंट होता, फ्री क्रिएट हो जाता। नहीं, मुस्कुरा रहे हैं जब वसीम शेखर भाई, मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पे। और वहां ठीक है। अच्छा शेखर भाई, ये जो है मामला, आप तारीफ तो करें कि पाकिस्तान को यही मौक़िफ़ अपनाना चाहिए, क्योंकि एक ट्रैक रिकॉर्ड है भारत का। वो ज़ुबानी कलामी अगर हामी भर भी लेता है तो आने वाले टाइम पे वो अपनी हठधर्मी दिखा सकता है। बीसीसीआई की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन आपके ख्याल में अल्टीमेटली नतीजा क्या निकलेगा अगर ये डेडलॉक ज़्यादा देर रहता है, बरकरार रहता है तो? देखिए, आईसीसी के पास बहुत बड़ी विंडो नहीं है, उनको डिसाइड तो करना होगा। नेक्स्ट मुझे लगता है कि अब ये वीक तो निकल गया, तो मुझे लगता है विद इन नेक्स्ट वीक और अर्ली नेक्स्ट वीक उनको ये डिसाइड करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो मेरे साथी भाई बोल रहे थे कि इंग्लैंड ने बहुत स्ट्रांग रुख रखा है, इंग्लैंड हो, श्रीलंका हो, इन्होंने कहा है, बहुत सिंपल कहा है कि बीसीसीआई, जिसके कि जय शाह उस वक्त पे सेक्रेटरी थे, ही इज सिग्नेटरी टू द एग्रीमेंट। जब पाकिस्तान को ये चैंपियंस ट्रॉफी दी गई थी तो उन्होंने साइन किए थे। तो जब आप व्हेन यू आर ए सिग्नेटरी, तो ऑब्लिगेशन आपकी बनती है। मैं मानता हूं कि एक आईसीसी में उतनी पावर नहीं है, आईसीसी इज नॉट लाइक आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, कि जो नेशंस के अगेंस्ट चलती है। यहाँ पर आपको इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब चीजें माननी होती है। लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी में भी आपका इसलिए मैं कहूंगा कि आपके पॉजिटिव है क्योंकि बाकी सब टीम में आने को तैयार है। ऐसा नहीं कि किसी और टीम ने ऑब्जेक्शन किया हो कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को है, एज ए हमसाया मुल्क है, या एज ए जो हमारी जो जिस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है दोनों देशों में, खासकर हमारे में तो ज्यादा चल रही है, तो उस वजह से प्रॉब्लम है।
तो इसलिए बाकी के ममालिक जितने भी हैं, उनका बिल्कुल क्लियर कट वो है, और शायद जयशाह इसीलिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया को मनाने। शायद ऑस्ट्रेलिया ने भी इसी तरह का सिग्नल तो दिया है क्या कि वो फिर शेखर भाई पाकिस्तान के फिर साथ मर्ज है। कर दो देना आई एम चाहिए? नॉट वेरी श्योर अबाउट। शेखर भाई फिर मर्ज कर देना चाहिए, आईसीसी और बीसीसीआई को मर्ज कर देना चाहिए। फिर नहीं, नहीं ये होता। खुला जो एक ड्रामा चल रहा है, जाहिर है कि हम लोग आईसीसी पे नजरें जमा कर बैठे हैं कि कोई फैसला वहां से किया जाएगा और मुस्बत फैसला किया जाएगा, पॉजिटिविटी हमें नजर आएगी। बट अगर यही हाल रहा जिस तरह से जयशाह चले गए हैं वहां पर मनाने के लिए और एक वोट मजीद हासिल करने के लिए, तो फिर पाकिस्तान के पास क्या बचता है बाकी? वो किस प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं? देखिए पाकिस्तान को बहुत सिंपल है। पाकिस्तान को अपना रुख बिल्कुल इसी तरह रखना चाहिए, बिल्कुल क्लियरिटी रखनी चाहिए कि देखिए हम पहले गए हैं, हमारे जो जो सिग्नेचर्स हैं वो जयशाह के हैं। अब इन चीजों पे अगर आप आज स्टैंड नहीं लेंगे, तो जो मेरे भाई कह रहे थे कि शायद अगली बार नहीं, जो आप शायद सिग्नल दे रहे थे कि अगली बार ऐसा हो सकता है जब आपको आना होगा, देखिए तब मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक ने भी सिग्नेचर कर दिया। और देखिए मौका तो यही है, मौका यही है। अच्छा शेखर साहब, आपको को लगता है कि अगर इसी तरह की सूरत हाल दोनों तरफ से मौक़िफ़ सख्ती से अपनाया गया तो फिर वोटिंग की नौबत भी आ सकती है कि मुझे नहीं मुख्तलिफ ममालिक की राय ली जाए, उस पर फैसला हो? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कोई भी वोटिंग का कोई आसार नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आगे फिर जो बीसीसीआई का जो मनी स्पिनर जिससे हमने सबको खरीद रखा, आईपीएल भी आने वाला है, सभी देशों को सब प्लेयर्स बिल्कुल तैयार बैठे हैं अपनी टीमों को भी छोड़ने के लिए कि भारत में जाकर गर्मी में खेलेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम तब नहीं होती। तो इसलिए ऐसा कुछ मुझे नहीं लग रहा। इस वक्त पे जो है वो लीगल चीजें हैं, जो लीगली जो पाकिस्तान स्टैंड ले रहा है कि हम शायद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं, बाकी की सब चीजें हैं पाकिस्तान का। शेखर भाई मौक़िफ़ तो उसूली है ही, लेकिन हम हर बार जो आपका उसूल पे मौक़िफ़ मबनी देखते हैं, आपकी राय देखते हैं, आपका तबसरा देखते हैं, वो भी यकीनी तौर पर तारीफ है कि इतने सख्त माहौल, इतने घुटन के माहौल के अंदर आप हक की बात करते हैं और जो उसूल का फैसला है आप उस पर डटे रहते हैं। हम आपको दाद देते हैं, काबिल तारीफ है यकीनी तौर पे। लेकिन एक जो चीज़ हमें एक परेशानी जो खटक रही है वो ये भी है, हमाद भाई आपसे भी और शेखर भाई आपसे भी, कि क्या अगर डेडलॉक बरकरार रहता है तो पाकिस्तान के हाथ से इवेंट जाने के खदशात भी हैं? देखिए अभी तक ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया। सॉरी हमाद भाई प्लीज। चल शेखर भाई आपकी तरफ आते हैं, हमाद भाई बताइएगा। देखिए पाकिस्तान को ये सेक्रीफाइस देने के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपकी डिग्निटी एंड ऑनर से बड़ी कोई चीज नहीं है। बिल्कुल। अगर चैंपियनशिप चली जाती है आपके हाथ से तो जाने दें, लेकिन कल को ये तो नहीं होगा कि आप अपने असूलों से हट गए थे। आपने खुद ही मौका दिया दुनिया को, नहीं ठीक है जी हम कॉम्प्रोमाइज क्यों करें, हम कॉम्प्रोमाइज हमारा राइट है, हमें स्टैंड करना चाहिए। और फिर दुनिया को पता, देखिए क्रिकेट फेटर्निटी को ये खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि किसी रन कर रहा है क्रिकेट के मामला, बीसीसीआई रन कर रहा है। यही बात शेखर भाई आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या जा सकता है, चांसेस क्या है, क्या जा सकती है चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी? देखिए जितना मुझे लोग बता रहे हैं बीसीसीआई में जितने रिसोर्सेज हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई आने वाला है। सबको ये उम्मीद है कि एक जो प्लेटफॉर्म पे हम किसी जो एग्रीबल प्लेटफॉर्म है उस पर हम लोग आ जाएंगे। उसमें जो सबसे ज्यादा चांसेस है हाइब्रिड वाले हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि नेक्स्ट 2 इयर्स का जो पाकिस्तान का है कि आप रिटर्न में दीजिए, शायद बीसीसीआई को देना पड़ेगा रिटर्न में। अदरवाइज जो जाने वाली चीज है, तो देखिए बाकी ममालिक को देखना पड़ेगा कि आज ये इनके साथ हो रहा है, कल हमारे साथ में, ये मत भूलिएगा। क्योंकि हमारी जो एक और विंडो है आईपीएल की, वो भी हम ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर वो कैरी पैकर वाला स्टाइल होगा कि फिर आप अपनी क्रिकेट छोड़ करके सिर्फ भारत में ही बैठेंगे और यहीं की रेजिडेंसी आपको परमिट दे दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। चंद्रशेखर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे कि अगर आज पाकिस्तान की बारी तो कल किसी और की भी आ सकती है। जरा थोड़ा सा जायजा ले लेते हैं जनूबी अफ्रीका के साथ सीरीज का। पहला T20 तो हाथ से गया, सिर्फ 11 रन से जो हार है वो हमें ज्यादा खटकती है, उसका अफसोस भी ज्यादा होता है क्योंकि हम जीत सकते थे अगर थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर लेते हैं हमारे बल्लेबाज खास तौर पर। आज के मैच से क्या तवक्कुआत हैं हमाद भाई? देखिए पाकिस्तान को ऑल आउट जाना पड़ेगा, दे हैव गॉट नथिंग टू लूज। अगर आप रिलैक्स हो जाएंगे कि नहीं कोई बात नहीं, पहला मैच मैं कहूंगा कि एक मुझे और सवाल आ गया पाकिस्तान की बैटिंग को देखते हुए कि जो हमारे मिडिल ऑर्डर के क्या वो T20 के हिसाब से क्रिकेट खेलना जानते हैं? नहीं। उस्मान खान की बात कर लें की बात कर लें और फिर हमें नजर आता है पावर हिटिंग T20 का ही बाउंड्रीज बैट्समैन की जब हम बात करते हैं तो क्या इफ्तिखार को वापस लेकर आए? नहीं। अगर एक को आपने तो आपने नए प्लेयर्स कौन कौन से हैं जो पावर हिटर्स हैं? आप मोहम्मद हारिस की बात, जमान को दोबारा T20 में लेकर आए। फिर इसी तरह आजम खान तो खैर चले, मैं दिन में 100 छक्के मारता हूँ, मैच में 2 छक्के नहीं लगते। और बहुत से प्लेयर आपको
अंडर 19 में से पिक करने पड़ेंगे जिनके पास नेचुरल ये एबिलिटी हो कि वो बाउंड्रीज। आपके उस्मान खान की बैटिंग देख के मुझे बड़ा अफसोस होता है, बेचारा इतना जोर लगाने का उनके पास वो शॉट्स ही नहीं है जो T20 में होती हैं, जो हम कहते हैं ना इनोवेटिव 360 डिग्री खेलना, विकेट के चारों तरफ खेलकर आपको दिखाना, वो सलाहियत नहीं नजर आई मुझे उनमें। तो मुझे लग रहा है कि कहीं से कि हम दोबारा से कहीं इफ्तिखार की वो पावर रेटिंग मिस करते हुए उनको दोबारा वापस ना ले आए। चलें, अगर पाकिस्तान के लिए सूदमंद है और उन्होंने अपनी कमजोरी पे काम, हमारे यहाँ होता है कि किसी टीम किसी प्लेयर को बाहर निकालते हैं, बाबर आजम की बात कर लें, उनको T20 से बाहर किया, उन्हें किस परफॉर्मेंस से दोबारा लेकर आए पाकिस्तान टीम में? क्या उन्होंने अपनी वो कर ली? क्या उनके पास कि वो T20 में के साथ जो खेला जाता है, पावर प्ले का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है 30 यार्ड सर्कल के ऊपर से, या फिनिश बहुत हाई नोट पे किया जाता है। हमाद भाई, एक नई तब्दीली जो देखने में आ रही है, आकिब जावेद को कौमी टीम का हेड कोच जो मुकर्रर किया गया है, क्या समझते हैं इससे कोई बेहतरी आने वाली है? देखिए, अभी आपके पास ऑप्शन नहीं था जैसे, फिर वही मामला है ना पाकिस्तान क्रिकेट के कि अब जब हम फॉरेन कोचेस को हायर करते हैं कि उनके साथ एक रिटन एग्रीमेंट होता है और उसके बाद अगर वो कुछ कांड कर रहा हूं तो आप तो उनको वैसे ही शटअप कॉल देनी चाहिए। और आइंदा के लिए कभी भी अगर हम कोच लें तो कोई इस तरह की बात में ब्लैकमेल ही ना करे। वो कह रहे हैं कि जी मुझे आप एक्स्ट्रा ड्यूटी अगर देंगे, लेट्स से व्हाइट बॉल की जगह रेड बॉल भी साथ साथ दे रहे हैं तो मैं उसके एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा, जो सही कह रहे हैं कि अगर आप उसको एक्स्ट्रा ड्यूटी दे रहे हैं तो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन उनकी कुछ सिलेक्शन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे, सिलेक्शन कमेटी का काम उनका नहीं है, उनका काम सिर्फ कोचिंग है। सिलेक्शन कमेटी हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है, अगर तो वो उसके मेंबर होते तो वो जरूर अपना इनपुट उसमें देते। तो जो टीम सेलेक्ट करके दी गई है उससे डिलीवर कराना अब आपका काम है, बजाय इसके कि आप तो फिर आप सिलेक्शन अपनी ये जॉब लेने से पहले कहते हैं कि मुझे सिलेक्शन कमेटी में रोल चाहिए, फिर आप की क्रिकेट समझनी पड़ेगी। वो वहां पर भी अपना किरदार जो है वो प्ले करना चाहते थे, और मेरे ख्याल में टीम की परफॉर्मेंस भी बेहतर हो सकती है इससे, क्योंकि ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं आकिब जावेद अपनी पूरी टीम को, और आपस का माहौल, आपस की कोऑर्डिनेशन, ड्रेसिंग रूम का माहौल भी करते हैं कि इस तब्दीली से बेहतर होगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि अपने प्लेयर्स को, सीनियर प्लेयर्स को जो कि बड़े अच्छे तरीके से यहाँ की कंडीशंस को, यहाँ के वेदर्स को, यहाँ के मिजाज को जानते हैं, वो अब कोचिंग करेंगे तो उसके नताइज भी बेहतर आ सकेंगे। हम यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, के बाद बात होगी मईशत की बेहतरी के जो दावे हैं उसमें कितनी हकीकत है, एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। और बात हो जाए कुछ मईशत की बेहतरी की। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है, जो कि खुश आइंद है। और अगर बात की जाए महंगाई की तो वो 3.5 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन आवाम तक इसके समरात क्यों नहीं पहुंच रहे? और अगर हम बात करें स्टॉक एक्सचेंज की तो रोज़ एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी 3370 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और मुसलसल इसमें बेहतरी ही देखी जा रही है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, कुछ और है, या वाकई में कुछ टाइम लगेगा आने में? अवाम से जब पूछा जाता है जुनेद तो वो कहते हैं कि अच्छा क्या वाकई में बेहतरी आ रही है, मईशत इस्तेहकाम पज़ीर हो रही है, हमें नजर क्यों नहीं आ रही है? ये बात दुरुस्त है। तो शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर मईशत हैं, उनसे जान लेते हैं कि हकीकत क्या है इन दावों की, और क्या हमें कुछ और इंतजार करना होगा या इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा, महंगाई बढ़ती रहेगी और फिगर्स बेहतर होते रहेंगे? तो डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। ये 3.5 साल की कम तरीन सतह पे है महंगाई, इस दावे में कितनी हकीकत है? क्योंकि अभी तक अवाम को इसके समरात नहीं पहुंच रहे, और ये जो नए रिकॉर्ड बन रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के, इस रुझान को आप कैसे देखते हैं? ये आपने चंद जुमलों में बहुत कुछ कह दिया है। अच्छा। और सब कुछ उसी के अंदर है। पहली चीज़ तो ये है कि आवाम को अगर इंतज़ार करना है तो इस चीज़ का करना है कि ये महंगाई दोबारा कब बढ़नी शुरू होती है, इसके समरात पहुँचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा। उसकी वजह यह है कि ये जो महंगाई में कमी आई है और जो मईशत में बेहतरी का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया उससे तो मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। अलबत्ता सो कॉल्ड इस्तेहकाम आया है, और ये इस्तेहकाम हमेशा IMF के प्रोग्राम में आता है। 1988 से मैं आपको बता दूं, उनका जो थीम है उसका नारा है कि मईशत को पहले इस्तेहकाम दें, यानी महंगाई कम करें, और बाद में मईशत की शरह-नमो को तेज़ करें। और जब उसको तेज़ करने की कोशिश करते हैं तो महंगाई वापस आ जाती है। इसका सबूत ये है कि 1988 से अब तक जो हमारे प्रोग्राम आए हैं सब में यही था, और 1993 से अब तक 7 हुकूमतें आई हैं, सातों ने इस्तेहकाम के दावे किए, मईशत की शरह-नमो को सुस्त किया, गुर्बत बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, और बाद में फिर मईशत बेहतर होने के बजाय वो दोबारा से जो है महंगाई आई गई। इसका सबूत मैं आपको कई दे सकता हूँ, मगर एक बात बता दूँ, ये जो सो कॉल्ड महंगाई में कमी है, ये जो सो कॉल्ड इस्तेहकाम है, ये अवाम की कीमत पर है। नंबर 1 अवाम ने इसकी कीमत दी है, नंबर 2 पाकिस्तान
पाकिस्तान की मईशत ने इसकी कीमत दी है, और तीसरा ये कि पाकिस्तान की सलामती ने इसकी कीमत दी है, और इसके लिए हम इतने खतरात बढ़े हैं जो कभी नहीं बढ़े थे। ये मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता दूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, और जो अल्फाज हैं आपके वो बिल्कुल आवाम के लिए तो एटम बम की तरह हैं। दिनों में मजीद महंगाई बढ़ने का इंतजार करना होगा आवाम को, ना कि कम होने का। तो ये वाकई दुरुस्त बात है। आपने कहा कि जब IMF का प्रोग्राम आता है तो पहले तो मईशत को इस्तेहकाम पजीर करने की बात की जाती है, उसके बाद एकदम टैक्सेस की भरमार कर दी जाती है, और फिर आवाम के ही खून से तमाम टैक्सेस की मद में वो चूसा जाता है। तो अब अगर बात करें हम गवर्नमेंट्स की, आपने कहा कि 7 गवर्नमेंट्स आई और 7 गवर्नमेंट्स में यही कुछ कहा गया, यही दावे थे। एक गवर्नमेंट जाती है जब, तो जाने के बाद वो गवर्नमेंट जो है वो ये कहती है, दूसरी गवर्नमेंट आने वाली कहती है कि जो जाने वाले थे वो सब कुछ लूट के चले गए, अब तो पीछे कुछ भी नहीं है, खजाने खाली हैं। और फिर ठीक 1 महीने 2 महीने या 6 महीने के बाद वो अपनी परफॉर्मेंस जताते हुए बताते हैं कि जी अब मईशत इस्तेहकाम की तरफ गामज़न है। जाने से पहले कुछ रिलीफ भी दे देते हैं, तो ये सूरत हाल जो है ये समझ से बालातर है कि हुकूमतें जब जाती हैं वो साथ ले जाती हैं, नई आने वाली हुकूमत 6 महीने में किस तरह से इस्तेहकाम ले आती है मईशत के अंदर। ये मोहतरमा बिल्कुल सही बात आपने की है। असल में बात यह है कि जब हुकूमत जाती है तो नई हुकूमत आके ये कहती है कि मईशत जो है बुहरान का शिकार है, दिवालिया हो चुकी है, हम IMF के पास जाएंगे, 3 साल आवाम कुर्बानी दें, फिर एक बेहतर मुस्तकबिल होगा। ये 1993 से मैं देख रहा हूँ, हर हुकूमत यही कहती है कि जी हमें तो दिवालिया मिली है। ये मैं आज आपको गारंटी कर रहा हूँ कि जो अगली हुकूमत आएगी वो यही कहेगी कि मईशत तबाह बर्बाद है, हम IMF के 25वें प्रोग्राम में जाएंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके हकाइक मैं आपको बता दूँ। देखिए, हमने शरह सूद कम की, उससे जो है वो ताजरों को, सनतकारों को फ़ायदा हुआ, लेकिन उसके साथ क्या किया? पहले ये कि जो बैंकों में करोड़ों खातेदार हैं, आपके भी खाते हमारे भी हैं, उन सबको जो मैं आपको बताऊं जून 2024 में उनको जो मुनाफा मिल रहा था वो मिल रहा था 20.5%। अब 20.5% से कम करके वो हो गया 13.5%, यानी 7% हर आदमी को जिसने के बैंकों में पैसे रखे हैं कम मुनाफा दिया गया, उसकी कीमत आवाम ने दी। कौमी बचत स्कीमें जिसमें बेवाएं पैसा लगाती हैं, पेंशनर्स लगाते हैं, आम होते हैं, उनके नरखों में जबरदस्त कमी की गई है। तालीम का बजट कम किया गया है, सेहत का बजट कम किया गया है, तरक्याती अखराजात में जबरदस्त कटौती की गई है, जिसकी वजह से गुर्बत अच्छा, फिर असल मसला IMF से कर्ज लेना है डॉक्टर साहब, या फिर हमारे अपने गवर्नमेंट के शाना अखराजात हैं और वो जो कर्ज लिया है उसे उतारने के लिए खुद कफील होने के बजाय और कर्ज लेना है? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की है। बेसिकली IMF का कर्जा हम क्यों लेते हैं? 2 मकसद से लेते हैं। IMF के कर्जा इसलिए लेते हैं कि जब आवाम के ऊपर बिजली के नर्ख बढ़ाएं, गैस के नर्ख बढ़ाएं, पेट्रोलियम लेवी भत्ता बढ़ाएं, टैक्सेस बढ़ाएं, तो क्या जी वो तो IMF की शराइत है। मैं आपको गारंटी कर रहा हूं वो IMF की शराइत नहीं होती, IMF का नाम लिया जाता है। IMF ने की मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा था, मुझे याद है आपके प्रोग्राम में भी बात हुई थी, IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा था हमने पाकिस्तान से कहा है कि आप मालदार लोगों से टैक्स लें, अवाम को रिलीफ दें। लेकिन IMF के साथ जो मामला हमने तय किए उसमें था कि पेट्रोलियम लेवी भत्ता बढ़ा दें, बिजली की तो लगता है कि गवर्नमेंट को ये लगता है कि मालदार तबका एक आम पाकिस्तानी है जिसकी कमर पहले ही टूट चुकी है इन टैक्सेस की भरमार से। तो एक तरफ तो ये महंगाई है और इसका बोझ है, दूसरी तरफ हम स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल तेजी देख रहे हैं, रोज नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। इसके पीछे कौन से अवामिल कार फरमाएं, और आपको लगता है कि वाकई एतमाद बहाल हो रहा है इन्वेस्टर्स का, पाकिस्तानी या बैरूनी? देखिए, बात यह थी कि इस वक्त दुनिया भर में सबसे बेहतरीन स्टॉक मार्केट पाकिस्तान है। मईशत सबसे ज्यादा तबाह पाकिस्तान की है। बिजली पेट्रोल के नर्ख हमारे ज्यादा है, बरामदात हमारी बढ़ नहीं रही हैं, हमारा डिस्काउंट रेट 15 है, भारत का 6.5 है। तो आखिर सोचने की बात है कि ये हो क्या रहा है। मैं आपको बता दूं ये हो क्या हो रहा है। हुकूमत पाकिस्तान, स्टेट बैंक्स तमाम खुल के मैदान में आ गए हैं और उन्होंने ये नारा लगाया है कि स्टॉक एक्सचेंज की बेहतरी इस बात की दलील है कि मईशत बेहतर हो रही है। चूंकि मईशत खराब है, हमारी गुर्बत बढ़ रही है, शरह सुस्त है, तो हुकूमत ने स्टॉक एक्सचेंज का नारा लगाया और पूरी कुव्वत से हुकूमत मैदान में आई। अगर मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर दूं जो आपके नाजरीन है कि पहला काम तो उन्होंने ये किया कि मैंने दुनिया भर में टॉप पोजीशंस में बैंकों में काम किया है, पाकिस्तान में भी पहली जिंदगी मरतबा मैंने देखा है कि बैंकों ने लोगों से कहा आप अपने डिपॉजिट निकाल लें, हम डिपॉजिट गिराना चाहते हैं। वो डिपॉजिट बैंकों से निकले कुछ 600 अरब रुपया, वो गए फंड्स में, जो बैंकों के फंड्स हैं
उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगा दिया और ट्रेजरी बिल में लगा दिया। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, देखिए जो हुआ है वो ये हुआ कि बैंकों ने सस्ती शरह पर कर्जे दिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, सस्ती कर्ज, और उसी पैसे को उन्होंने ट्रेजरी बिल में लगाया ज्यादा शरह, यानी उनका एक पैसा भी नहीं है। बैंक कर्जे दे रहे हैं सस्ती शरह सूद पर, वो पैसा जा रहा है ट्रेजरी बिल में ज्यादा शरह सूद पर, उन्होंने अरबों रुपए कमा लिए, बैंकों ने डिपॉजिट गिराए। और इसी तरीके से ये आवाम की, मैं जुमला एक पूरा कर लूं, आवाम की कीमत पर, सलामती की कीमत पर, मईशत की कीमत पर स्टॉक एक्सचेंज को ऊपर ले जाया जा रहा है, जबरदस्ती इसको ऊपर ले जाया जा रहा है। इसके बड़े खतरनाक नतीजे खुदा न खास्ता हो सकते हैं, क्योंकि मईशत की तरक्की कर। डॉक्टर साहब, फिर ये आर्टिफिशियल तेज़ी है जो हम देख रहे हैं, जो रोज़मर्रा के उसमें बताया जा रहा है कि इतना आज स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्रॉस कर गया है, ये हदूद क्रॉस कर गया है, ये फिर तमाम चीज़ें जो है ये आर्टिफिशियल समझी जाएं या इनकी कोई हकीकत या इनमें कोई इनका कोई वजूद नहीं है? देखिए बात ये थी कि ये आपने इससे पहले पाकिस्तान की तारीख आप देख लें, पाकिस्तान में मैं रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ, कई मरतबा स्टॉक एक्सचेंज चंद ब्रोकर्स ऊपर लेके गए और ये नारा लगाया गया कि दुनिया की बेहतरीन है और बाहर से सरमाया आया जो पाकिस्तानियों ने भेजा, मुनाफा कमाए और ले गए। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज 4 से 5 मरतबा खून में नहा चुका है। अब तो सिर्फ जो सूरत हाल मुख्तलिफ है, वो पहले ब्रोकर्स ले जाया करते थे, अब हुकूमत पाकिस्तान की बैंक्स, स्टेट बैंक, SCCP, ये सब मिलके उसको ऊपर ले जा रहे हैं। तो निस्बतन ये स्टेबल रहेगी, लेकिन उससे मईशत। थोड़ा सा मशवरा भी दे दीजिए डॉक्टर साहब कि एक आम पाकिस्तानी को, चले आर्टिफिशियली सही, ये जो मार्केट ऊपर जा रही है स्टॉक एक्सचेंज, सेफ इन्वेस्टमेंट होगी और अगर एक आम पाकिस्तानी इससे फ़ायदा उठाना चाहे? देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि 99%, मेरी जिम्मेदारी करेक्टनेस की, पाकिस्तान की आबादी का स्टॉक एक्सचेंज से कोई ताल्लुक नहीं है। 99% आबादी स्टॉक एक्सचेंज में जाती नहीं है। बिल्कुल ऐसे ये तो अभी ये रहा है कि गवर्नमेंट कर रही है। इस दौरान में कुछ लोगों ने ये सोचा कि भाई चूंकि हुकूमत ने ये लेके गई है ऊपर, ब्रोकर्स नहीं लेके गए, तो ये और मैं आपको रिकॉर्ड पे ही बता दूं, हमारे आर्मी चीफ साहब को ये यकीन दिलाया था SIFC ने और शमशाद अख्तर ने, जो स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन है, कि जनाब ये मईशत की बेहतरी की दलील है। उन्होंने 5 घंटे स्टॉक एक्सचेंज में गुजारे हैं, हालांकि इससे पहले 2 या 4 मिनट जाते थे। इतना ज्यादा इंश्योरेंस दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि निस्बतन ये स्टेबल, जब तक इनमें दम है और रखेंगे, IMF का डंडा आएगा या बाहर का कोई झटका लगेगा। देखिए दुनिया में न्यू ग्रेट गेम चल रहा है, ग्रेटर इसराइल पे रंग भरे जा रहे हैं, मशरिक़ वस्ता में जो कुछ हो रहा है, और पाकिस्तान के लिए जो खतरात हैं, ये मैं आज आपको बता दूं, ये हो रहा है। हेनरी किसिंगर ने ये कहा था कि दहशतगर्दी की जंग अभी नहीं लड़ रहा है 9/11 के बाद, ये दहशतगर्दी की जंग उस वक्त शुरू होगी जब अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की, अमेरिका की कार्रवाइयां खत्म होंगी। और उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। दुरुस्त कह रहे हैं। हमारे सब इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि आम जो इंसान है, वो आम शहरी जो है, वो स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स ना खरीदे, क्योंकि उसको उस तरह कोई खातिर का फायदा हासिल नहीं होने वाला, या आर्टिफिशियल किस्म की जो ग्रोथ है गलत ना हो जाए। मुख्तसर मुद्दत में वो कमा लेगा, लेकिन अगर वो ये समझता है कि ज्यादा अरसे रखेगा तो मारा जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो कह रहे हैं कि सारे दावे खोखले हैं, सिर्फ दिखावा है। और फिर वही बात है कि जब तक आप मकरूज़ हैं, आप खुद कफील नहीं होते, तब तक मजबूत और देर पा आप इस्तेकाम अपनी मैशत में आगे बढ़ते हैं। कुछ बात हो जाए खूबसूरती की भी। बिल्कुल जी, खूबसूरती की बात हो जाए तो खूबसूरती के लिहाज से दुनिया भर के मुसाफिरों का दिल मोह लेने वाले और अपनी सहूलियात के एतबार से मुसाफिरों की अव्वलीन पसंद बनने का एजाज़ हासिल करने वाले एयरपोर्ट्स की फहरिस्त जारी कर दी गई है। तो हम भी इसी पर बात करते हैं कि कौन से जो सबसे खूबसूरत और वर्सटाइल किस्म के जो बनाए गए एयरपोर्ट्स हैं वो कौन से हैं। तो सालाना इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड में दुनिया के खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट्स के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें एक मुस्लिम मुल्क का एयरपोर्ट नंबर 1 पर रहा है। और ये दुनिया भर के एयरपोर्ट्स 400 का जायज़ा, जो 400 के करीब जायज़ा लिया गया था। और ये अरब अमारात के शहर अबू धाबी का ज़ैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि दुनिया का खूबसूरत तरीन फ़िज़ाई अड्डा करार दिया गया है। और इन अवार्ड्स में मुसाफिरों के सफ़र के तजुर्बे, दीगर पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए इसकी दर्जाबंदी की गई है, तो यकीनी तौर पर देखने से ताल्लुक़ रखता है। एक ब्रेक लेते नाज़रीन, दीगर बहुत से अहम इशूज़ हैं और आपको ये भी बताएंगे कि कॉटन कैंडी जो कि बच्चों की पसंदीदा है, इसका आगाज़ कैसे हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है और आजकल ये नायाब क्यों हो चुकी है, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद से विदा।
नाज़रीन वेलकम बैक। और आज इशाल का दिल करा था नाज़रीन कि अपने बचपन की यादें ताज़ा करें, तो इन्होंने कुछ खास मंगवाया हुआ है अपने बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए। और ये क्या है? ये सिर्फ मेरा नहीं, बहुत सारे लोग इसको खाते होंगे। इसको लच्छा कहते हैं और साथ में कॉटन कैंडी भी कहते हैं। तो हमारी जनरेशन के लोग हैं, क्योंकि अब तो बड़े बड़े मॉल्स के अंदर भी इसके स्टॉल लगे होते हैं और इसको कॉटन कैंडी के नाम से उस वक्त भी कहा जाता था, लेकिन अमूमी तौर पे जो गली मोहल्ले में फेरी वाले होते हैं वो इसको लच्छे के नाम से पुकारते थे। अच्छा, अब इसको कॉटन कैंडी कहा जाता है। थोड़ी सी जिद्दत आ गई है, इनको ग्लास के अंदर कन्वर्ट करके उन्होंने बनाया है। पहले जब जुनैद खाते थे तो उस वक्त एक स्टिक के ऊपर लगा के दिया जाता था, अब ग्लास के अंदर। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री की बात हो जाए तो आपने नाज़रीन सोचा होगा कि नरम, रंगीन और खुशबूदार जो कॉटन कैंडी है, जो कि अक्सर मेले या पार्क में खाते हुए लोग दिखाई देते हैं, इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई थी? ये एक जादुई खाना तो है ही जो देखने में खूबसूरत और चखने में लाजवाब भी लगता है। तो इसकी जरा हिस्ट्री से मुतालिक देखते हैं कि क्या कहानी है, किस तरह से ये इंट्रोड्यूस करवाया गया। कॉटन कैंडी की मज़ाहिया और दिलकश तारीख। क्या आपने कभी सोचा है कि वो नरम, रंगीन और खुशबूदार कॉटन कैंडी जो आप मेले या पार्क में खाते हैं, उसकी इब्तिदा कहाँ से हुई? हम सब जानते हैं कि ये एक जादुई खाना है जो देखने में खूबसूरत और चखने में लाजवाब होता है, लेकिन उसके पीछे एक मज़ाहिया और दिलचस्प तारीख छुपी है। ये कहानी 19वीं सदी के आखिर की है। उस वक्त के लोग सिर्फ सादा मीठे खानों से वाकिफ थे, जैसे कि केक, बिस्किट और चॉकलेट। लेकिन फिर अचानक एक दिन शक्कर का जादू हुआ और कॉटन कैंडी की इजाद हुई। लेकिन यकीन करें, शुरू में ये इतना आसान नहीं था। एक अमेरिकी मुजव्विद वो शख्स था जिसने 1897 में शक्कर और पानी को एक खास तरीके से मिक्स करके एक मशीन तैयार की जो शक्कर को इतनी तेजी से घुमाती थी कि वो नर्म और रेशमी धागों की शक्ल में बदल जाती थी। पहले तो लोग इस मशीन को देखकर परेशान हो गए कि ये क्या है, क्योंकि उसके धागे किसी भी दूसरे मीठे खाने से मुख्तलिफ थे और उनकी शक्ल भी बहुत अजीब थी। लेकिन स्ट्रॉम ने हिम्मत नहीं हारी और अपने इस जादू को दुनिया के सामने पेश किया। कॉटन कैंडी के नाम से मुतारिफ करवाया और उसका पहला पब्लिक मुजाहरा सेंट कॉटन कैंडी में हुआ। स्ट्रॉम ने अपनी मशीन 1904 लॉइस वर्ल्ड फेयर में किया। वो जगह थी जहां स्ट्रॉम की कैंडी ने लोगों के दिलों को जीत लिया। लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि मीठा, रंगीन और धागों की मानद खाना कैसा होगा। और फिर वही हुआ जो स्ट्रॉम ने सोचा था। लोगों ने इस कैंडी को इतना पसंद किया कि एक दिन में 68,000 कैंडी की टुकड़ियां बेची गयी। अब ये कोई मजाक नहीं था, ये था कैंडी का जादू। इस जादुई मीठे की कामयाबी के बाद कॉटन कैंडी न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर में फैल गई। बच्चे बड़े सब इसकी नरम साख्त और मीठे जायके के शौकीन हो गए। और फिर क्या था, हर मेले, हर पार्क, हर तफरीही मकाम पर आपको ये रंगीन और खुशबूदार कैंडी मिलने लगी। कैंडी की आपने देखी जादुई, इसके कब से इसको आगाज इसका कब हुआ, कैसे हुआ, और ये आज भी उतना ही जादुई है। बिल्कुल। और जहाँ से भी इसका आगाज हुआ, बच्चों का ये पसंदीदा एक स्नैक भी है, उनकी ग़िज़ा बड़ों का भी। बिल्कुल। और हम जरा बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। आप जाइए एक ब्रेक पे और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, दीगर इश्यूज़ पे बात होगी इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कहीं पर आबादी बढ़ने के मसाइल हैं तो कहीं पर आबादी कम होने के मसाइल हैं। जापानी दारुल हुकूमत टोक्यो ने शहरी हुकूमत ने मुल्क में कम शरह पैदाइश के मसले से निपटने के लिए एक नया तरीका अपनाया है, और वो तरीका ये है कि मुलाजमीन को हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करने की इजाज़त दी जाए। आइडिया अच्छा है, घर बैठे और बच्चे पैदा करें, छुट्टी होगी, गुर्बत पैदा होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर पाकिस्तान में आप होंगे तो फिर आप रोज लड़ेंगे। ऐसी सूरत हमने कोविड में देखी थी, आबादी में काफी इजाफा हो गया था, तो ये अच्छा आइडिया है जापान के रहने वालों के लिए। लेकिन हमारा मसला कुछ और है, हमें आबादी के पहले ही इजाफे का सामना है, लेकिन जापान में क्योंकि आबादी कम है और वो हमारे यहाँ संडे की छुट्टी भी खत्म कर देनी चाहिए। यहाँ पे तो 7 के 7 दिन काम होना चाहिए जो आबादी की बढ़ने की शरह। सही कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये तो हो गई जापान के एक इकदाम की बात जो कि उन्होंने आबादी में इजाफे के लिए किया है। खुशाइंद है, उम्मीद करते हैं इस पे अमल होगा और उनका टारगेट अचीव हो पाएगा। लेकिन एक और बड़ा संगीन मसला पाकिस्तान को दरपेश है। पाकिस्तान को दरपेश है ही, लेकिन उसका ख्याल पहले यूके को आ गया, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया का मसला है, और वो है कज़न मैरिजेस का मसला। नाज़रीन, उसकी वजह से बहुत से जीनाती मसाइल होते हैं। ना सिर्फ आपके अपने ताल्लुक के दरमियान में मसाइल होते हैं, बल्कि आने वाली जनरेशन इसका सामना करती है। तो बरतानिया में फर्स्ट कज़न्स की शादी पर पाबंदी आज कर दी गई है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा कदम है ये। और कज़न मैरिज पर पाबंदी का बिल जो है वो पेश करने वाले रुकने असेंबली रिचर्ड बोल्डन का ये कहना है कि फ़र्स्ट कज़न के दरमियान जो शादियाँ हैं नुकसानदेह साबित होती हैं, क्योंकि फ़र्स्ट कज़न मैरिज में जो बच्चे हैं वो पैदाइशी तौर पर किसी न किसी बीमारी का शिकार होते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा उनकी शरह पाई गई है। तो जो बीमारियाँ हैं वो उसमें पैदाइश के बाद फौरी अमवात भी हैं, फिर बेऔलादी है, थैलेसीमिया, मिर्गी, गूंगापन, बहुत से मसाइल हैं, बेशुमार मसाइल हैं। तो प्रोफेसर डॉक्टर रिटायर्ड कैप्टन अरशद हमायूं साहब फैमिली फिजिशियन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस अहम मौजू पर बात करने के लिए। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में।
मसला तो पूरी दुनिया का है और बरतानिया ने इस पे इकदाम भी कर दिया है कि उन्होंने पाबंदी आयद कर दी है, लेकिन पाकिस्तान की भी इसके साथ अगर हम रिलेट करें, यहाँ तो ज़ात बरादरी से बाहर बात करने हुए पे ही खून खराबा हो जाता है। वो कहते हैं कि जी नहीं, हम अपनी फैमिली से बाहर शादी नहीं करेंगे। एक तो उस पर तबसरा कीजिएगा कितना अच्छा इकदाम है जो बरतानिया में इसे कानून की शक्ल दे दी गई है, और पाकिस्तान में इसकी कितनी ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा ये टॉपिक है और इसके ऊपर डिस्कशंस होनी चाहिए और प्रॉपर अवेयरनेस जो है पब्लिक में होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे टाइम पे जब बच्चों की शादियां वो करते हैं, पेरेंट्स ख़ास तौर पे, तो उनके लिए कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होती, कोई गाइडलाइंस नहीं होती कि वो क्या करें। ठीक है ना। प्री मैरिज काउंसलिंग ना सिर्फ जेनेटिक बीमारियों से बचाने के लिए है जी, बल्कि माशरती मसाइल जो हमारे आ रहे हैं शादियों में, शादियों के बाद, उनके लिए भी ज़रूरी है। मसलन जो किसी फ़र्द में, किसी पार्टनर में अगर कोई नफसियाती प्रॉब्लम है, ठीक है जी, कई किस्म की होती हैं, कोई शाइज़ोफ्रेनिया होता है, कोई डिप्रेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई ऑटिज़म है, कई किस्म की प्रॉब्लम नफसियाती आती हैं, तो वो जो उसमें कोशिश करनी चाहिए कि वो जब तक उसका ट्रीटमेंट नहीं होता उसकी शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आगे जाके, अच्छा बाज़ फैमिलीज़ में हमने ये भी देखा है, वो कहते हैं कि जी ये मसला चल रहा है, तो किसी ने कहा है, डॉक्टर ने कहा है, किसी हकीम ने कहा है कि इसकी शादी कर दें तो ये ठीक हो जाएगा। और यकीन मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब 80% फैमिलीज जो है वो लोग जो वो यही करते हैं कि बच्चा जो है वो बिगड़ा हुआ है, वो किसी ना किसी बुराई का शिकार हो गया है, नशे की लत में लग गया, तो उसकी शादी कर दो, ये ठीक हो जाएगा। जिम्मेदारी का एहसास हो उसको कोई ना कोई फिट्स पड़ रहे हैं, उसको कोई मसाइल हैं, वो डिप्रेशन का शिकार है, शादी कर दें, तमाम मसाइल का हल है। तो वो कितना मतलब आप क्या समझते हैं नुकसानदेह है? देखिए जी, दोनों के लिए, इस तरह की सिचुएशन में शादी, दोनों आप देखेंगे दोनों फैमिली जो है वो जड़ गई हैं, ठीक है ना। ना लड़की वाले जो हैं वो उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, ना लड़कों, जाहिर है प्रॉब्लम पैदा हो रही हैं। तो इसकी ज़रूरत इस उम्र की है कि प्री मैरिज काउंसलिंग की बाकायदा एडवाइजरी सर्विस जो है वो होनी चाहिए हमारे मुल्क में, जो अभी तक नहीं है। ना सिर्फ बेहतर नहीं है इसको कानून का हिस्सा बना दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे तो मसाइल ही और हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे कि लोग ज़ात बरादरी से बाहर जाने का सोचते ही नहीं हैं, और बहुत से उसमें मामला जायदादों के भी होते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज भी होते हैं, जिसकी वजह से वो प्रेफरेंस देते हैं अपने फैमिली के अंदर, बरादरी के अंदर शादी करने को। फिर ऐसा भी होता है कि बचपन से ही किसी न किसी को मांग रखा होता है, कमिटमेंट्स होती हैं बड़ों की, जिसका खमियाजा बच्चे भुगतते। इसके बहुत सारे पहलू हैं। जी जी, मैं समझता हूँ कि इसको वाकई आप जो बात करेंगे, इसको कानून का हिस्सा बनना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि हम आने वाली नस्लों को बेहतर करें, महफूज करें, और उनको एक सेहतमंद माशरे की तश्कील के लिए मैं समझता हूँ कि ये ज़िम्मेदारी हुकूमत की है। हमारी के जो मेडिकल के शोबे हैं और जो मीडिया है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि इसके लिए ऐसे गाइडलाइंस दें ताकि आने वाली नस्लें जो हैं वो बेहतर हो सकें। बिल्कुल सही है आपने फरमाया, फैमिली से बाहर नहीं जाते हम, सो मैनी रीजंस, या उसमें जनाब आपकी जो जायदाद है और अपने रिसोर्सेज जो हैं विद इन दी फैमिली रहें, लेकिन ये नहीं सीख रहे कि उससे प्रॉब्लम आगे जो नस्लें हैं वो बिगड़ रही हैं। अच्छा, आगे अच्छी नस्ल पैदा नहीं हो रही। दो चीज़ें हैं, एक तो कज़न मैरिजेस, उसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स और बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे मसाइल बच्चों की सूरत में जन्म लेते हैं। बच्चे जो है वो किसी न किसी डिसेबिलिटी के साथ पैदा हो जाते हैं। इसके बाद एक और चीज़ है जो कि नॉर्मल किसी की भी कपल की शादी हुई है, दो अलग अलग फैमिलीज़, ख़ानदान से और तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, फिर भी उनके शादीशुदा ज़िंदगी में कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं, प्रेगनेंसी में, डिलीवरी में, बच्चों के अंदर। जीनियाती टेस्ट जिसकी बात हम कर रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट आपने भी कहा कि ये होता है टेस्ट और होना चाहिए, उसकी क्या अहमियत है और पाकिस्तान में क्या हो सकता है ये टेस्ट, और ना करवाना कितना नुकसानदेह होगा? बिल्कुल हो सकता है जी, इसमें अवेलेबल हैं सारे, इसके जो मशीनरी अवेलेबल है। सबसे पहले ये जो फर्स्ट कज़न है, इसको ज़रा थोड़ा लोगों को पता होना चाहिए कि फ़र्स्ट कज़न किसको कहते हैं। इसमें कम से कम जो ब्लड रिलेशनिंग में फैमिलीज़ आती हैं और कम से कम एक जो ग्रैंड पेरेंट है उसमें वो शेयर कर रहे हों,
एटलीस्ट वन ग्रैंड पेरेंट शेयर कर रहे हों तो वो दैट इज़ फर्स्ट कज़न। एग्जैक्टली रिश्ता भी बता दीजिए डॉक्टर साहब, तरह आसान हो जाए सुनने वालों के लिए। मकसद है कि उसमें जो देखें ना, फुप्पो के, खाला के बेटे, पुप्पो के बेटे, इस तरह बेटियाँ वो आ जाती हैं। फर्स्ट एक ग्रैंड पेरेंट जो है वो उसमें शेयरिंग कर रहे हैं। अगर वो आपकी दादी है तो दूसरे की नानी होनी चाहिए। हाँ जी, फूफो और मामू के बच्चे जिस तरह से उसमें यही मकसद मेन चीज़ है। ब्लड रिलेशनिंग नंबर 1 आ जाती है, वो बाकी जो है ग्रैंड पेरेंट उसमें शेयर कर रहा है। अच्छा, ये अगर आ जाता है उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि समटाइम्स जो जीन्स हैं वो ऑटोसोमल रिसेसिव जीन्स होते हैं और बाज़ बीमारियों के ऐसे जीन्स जो हैं वो शेयर कर जाती हैं अगर एक ही फैमिली में अगर आप कर रहे हैं। तो जब ये दोनों रिसेसिव जीन्स शेयर कर जाएँ तो वो बीमारी जो है वो आ जाती है। इसी तरह थैलासीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, इसी तरह मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज हैं। ये सारी बीमारियां जिसमें होंगी वो आगे ट्रांसफर होने के खतरा। अच्छा, ये तो हो गया फर्स्ट कज़न मैरिजेस। अगर सेकंड कज़न मैरिज हो, ये थर्ड कज़न मैरिज हो, क्या उसमें भी उतने ही खदशात होंगे या उसमें कुछ ग्रेजुअली कम हो जाते हैं? फर्स्ट कज़न मैरिजेस में हमने जो देखा है कि 6% के करीब एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो आती हैं। ठीक है ना, वो कोई भी हो सकती हैं आपकी। मकसद हम कहते हैं कि मेंटल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, नफ्सियाती मसाइल आ जाते हैं, कंजेनिटल डिफेक्ट्स आ जाते हैं जो बच्चों में हो सकते हैं। जैसे मैंने जिक्र किया, एक फैमिली मेरे पास है, उसकी फैमिली में कज़न मैरिजेस की वजह से उनकी कंजेनिटल ब्लाइंडनेस है। अच्छा, ठीक है ना जी। फिर ये चीज़ें जो हैं वो हम तो देख रहे हैं ना, हमारे ये लाहौर के पेरिफेरी में वो फैमिली मौजूद है। और लेकिन ये है कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से, ज़ाहिर है देहात में है ना, सिर्फ मैं समझता हूँ कि देहात में क्या, लाहौर के अंदर शहर में बाद लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हमने अपना जो है प्लान क्या करना है। लेकिन डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि हमारे बड़े पता है क्या बहाना देते हैं और क्या रीजंस वो सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि जिनके यहाँ प्रॉब्लम होनी है, जिनके बच्चों में होनी है, वो आउट ऑफ फैमिली शादी होकर भी हो जाती है, जो कि मैंने पहले आपसे क्वेश्चन ये तो कैसा ब्लेम सा आपके कपल के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि शादी से पहले पता नहीं चलते हैं, वो उनके अंदर मौजूद होते हैं, वो आउट ऑफ फैमिली भी शादी में हो जाते हैं। तो वो लेम एक्सक्यूज जो उनका होता है, जो अल्लाह की तरफ से है, वो तो होना ही है और ये तो सच है कि वो होना ही है, लेकिन उसको किसी ना किसी हद तक आप प्रिकॉशंस करके मयर्स लेकर रोका जा सकता है वो प्रॉब्लम, ताकि बच्चों में ना। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो अक़वाम मुत्तहिदा का एक इदारा है जिसमें पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो काज़मी साहब थे, आजकल अमेरिका में हैं। वो उन्होंने एक प्रोग्राम किया लाहौर में और उसमें प्रमोट की उन्होंने कि मल्टी कल्चरल मैरिजेस जो है डिफरेंट कल्चर्स में, चाइनीज़ लड़की है तो पाकिस्तान में आके शादी करे, इसी तरह डिफरेंट किस्म की कल्चर, उससे जो आगे जनरेशन पैदा होगी वो बेहतर पैदा होगी और बड़ी खूबसूरत बच्चे पैदा होते हैं, बड़े खूबसूरत पैदा होते हैं। और डिफरेंट कल्चर्स को आप देखें ना, प्रमोशन है ना, हमने एक दूसरे के साथ इंटरलिंक भी करना होता है ना। हम इंडिपेंडेंट रह जाएं कि जी ये ठीक है, ये मलक फैमिली है तो मलक में रहेंगे, आप राजपूत फैमिली में है तो उससे चाहते हैं ना कि वो मिलावट ना हो, मिक्स ब्रीड ना हो, कहते हैं कि खालिस अच्छी ब्रीड भी तो आ सकती है। देखें, अच्छी ब्रीड भी आ सकती है और इसका हम देखते हैं मुजाहरा पूरी दुनिया के अंदर। बल्कि हमारा तो मजहब भी ये कहता है कि अहले किताब के साथ निकाह जायज़ है, तो फिर हम ज़ात बरादरी के अंदर क्यों फंस के रह चुके हैं। अच्छा, अगर गवर्नमेंट ये जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही डॉक्टर साहब, जब तक कोई इसे कानून का हिस्सा नहीं बनाती, कम अज़ कम जो हम अपने तौर पर कर सकते हैं वो ये है कि कुछ टेस्ट करवा लें शादी से पहले। जी बिल्कुल ठीक, ताकि आपको पता चल जाए कि ये डेफिशिएंसी है, ये मसला है, इसका इलाज कर दिया जाए। फिर बेशक अगर बहुत ज़रूरी है तो कज़न मैरिज भी कर ली जाए। वो कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं? उसमें बेसिकली ब्लड टेस्ट हैं, सबसे पहले तो आपने करवाने हैं। जेनेटिक टेस्टिंग भी की जाती है जिसमें जो थैलासीमिया का है वो पता चल जाता है, बीटा थैलासीमिया है। फिर सिकल सेल एनीमिया के जो टेस्ट हैं वो किए जाते हैं। और बाकी जो इन्फेक्शियस डिजीज़ में आ जाता है वो फिर आपके HIV के टेस्ट हैं और इस तरह के जो हेपेटाइटिस B-C के भी किए जाते हैं, लेकिन वो जेनेटिक में नहीं आते। फर्स्ट कज़न मैरिजेस का उसका तल्लक नहीं है, ठीक है। लेकिन ये एक होनी चाहिए हमारे यहाँ, एक ऐसी अवेयरनेस भी होनी चाहिए और अदारे भी होने चाहिए। गवर्नमेंट की सतह पे अगर नहीं है तो प्राइवेट सतह पे भी कर सकते हैं। वो उसको आप कह सकते हैं प्री मैरिटल एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है ना जी, वो कर लें। और उसमें ये होगा कि तमाम पहलू को सामने रखते हुए आप जैसे जो रिश्ते करवाने वाले अदारे बने हुए हैं ना, उसी को फाल करके ज़्यादा
अपर लेवल पे ले जाएं और उसमें कमर्शियल एस्पेक्ट को पीछे रख के बाकी चीज़ें उसमें एडवाइजरी जो आप कवायफ बहरहाल जरूरत है इकट्ठे करते हैं उसके अंदर ये भी शर्त भी होनी चाहिए कि उन कवायफ के साथ मेडिकल रिपोर्ट भी अटैच की जाए, मेडिकल और भी चीज़ पिक्चर वाज़ेह आप सऊदी अरब में देखें उसमें एडवाइजरी टेस्ट पहले किए जाते हैं, प्री मैरिटल जो टेस्टिंग है वहाँ पे की जाती है और मैं खुद उधर रहा हूँ और वो करते रहा हूँ। इसके ब्लड टेस्ट होते हैं और बाकी जो उसकी साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, कोई ऐसी डिजीज़ जो फैमिलीज़ में चल रही होती हैं उसका यहाँ पे तो कितने रिश्ते ऐसे ख़राब हो जाते हैं सिर्फ इस इल्ज़ाम की वजह से कि लड़का कहता है कि लड़की में मसला है, लड़की कहती है कि लड़के में मसला है, और इसी अना के अंदर टेस्ट भी नहीं करवाते और शादी टूट जाती है, डॉक्टर के पास नहीं जाते, रिश्ता टूटने तक। बात सिंपल सी है जी कि यकीन करें हमारे पास तो केसेस आते हैं बाद में कि वो शादी के बाद जी बच्चा नहीं हो रहा जी, ठीक है, बच्चा नहीं हो रहा और उसमें ब्लेम जो है वो लड़की को किया जाता है, लड़की को अमूमन किया जाता है, अमूमन किया जाता है। हालांकि ब्लेम जो है वो लड़के में होता है, बिल्कुल ऐसी है। क्योंकि स्पर्म्स जो हैं, मेन चीज़ तो स्पर्म्स हैं, अगर वो एक्टिव नहीं है और उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई उसमें ऐसी वीकनेसेस आ रही औलाद हैं, नरीना की वजह से, बेटे की पैदाइश ना होने की वजह से मोर्द इल्ज़ाम लड़की को ठहराया जाता है। हालांकि ये उसके अंदर भी है मर्द कि का औलाद नरीना जो है उसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मर्द की नहीं है। अब डॉक्टर साहब इसके तो बहरहाल टेस्ट नहीं हो सकते हैं कि औलाद नरीना आएगी या फिर जो बेटी या बेटा, ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन हमने एक चीज़ देखी है कि कहा जाता है कि अगर कोई ब्लाइंड है तो ब्लाइंड के साथ शादी कर दी जाए, अच्छी गुजर जाएगी, दोनों एक दूसरे की कमी को समझ सकते हैं और दोनों, क्या ये तरीका भी ठीक है? थैलेसीमिया के पेशेंट्स की, थैलेसीमिया पेशेंट के साथ ही क्या शादी कर देना, क्या ये तरीका कार भी ठीक है? आगे उनके बच्चे जो पैदा होंगे उनमें तो ये प्रॉब्लम जो है वो ट्रांसफर नहीं होगी, इसके ऊपर भी थोड़ी सी थैलेसीमिया के पेशेंट में अगर शादी कर दें उन दोनों में तो वो प्रॉब्लम आगे बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी, बढ़ेगी प्रॉब्लम, क्योंकि वो जो आगे बच्चे आएंगे वो तो कंफर्म बीटा थैलेसीमिया के होंगे ना, वो उसमें बचत नहीं हो सकती। तो फिर उनको शादियां नहीं करनी चाहिए, उसमें नहीं करनी चाहिए। जैसे ये अगर छोटे हाइट के बच्चे हैं तो चलें जी छोटे हाइट में शादी कर दें, इस तरह के केसेस ये भी कोई ये कोई तरीका नहीं होता कि बच्चा अगर छोटी हाइट का है तो वो आगे छोटी हाइट का ही होगा, ठीक है ना। हमने कई ऐसे भी देखे हैं, बच्चा नॉर्मल है, जो मर्दों में हाइट छोटी है तो बच्चे बड़ी हाइट के भी होते हैं, ठीक है ना। ये तो आपने आजकल तो बड़ा एडवांस चीज़ें आ गई हैं और हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर बड़ी चीज़ें हैं और उसमें हम जीन निकाल सकते हैं, गुड जीन्स जो हैं वो हम उसमें करके इंजेक्ट कर सकते हैं, उसमें म्यूटेशन हो सकती हैं, चेंजेस कर सकते हैं हम जीन्स में, और इसके ऊपर काम हो रहा है। अभी स्टेम सेल्स है, स्टेम सेल्स के साथ बड़ा कुछ हो रहा है, बड़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बहरहाल अगर आप इसको एक स्ट्रक्चर तरीके के साथ ये करें, कज़न मैरिजेस का जो प्रॉब्लम है उसमें बेहतरी आ सकती है और उसमें गवर्नमेंट की सतह पे ज़रूरी है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जो कि फैसिलिटेट करे शादियों को, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, उसमें प्रॉब्लम ना पैदा कर दे, उसमें हिंड्रेंस ना पैदा करें, बल्कि फैसिलिटेट करें। डॉक्टर हमारे साथ मौजूद थे और ये जिम्मेदारी तो हुकूमत की है, जब तक हुकूमत इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करती हमें खुद एहसास करना होगा, ताकि ना सिर्फ हम बल्कि हमारी जनरेशन इसकी कीमत इंडिविजुअली भी हमें एहसास करने की बहुत ज़रूरत है। हम सिर्फ कज़न मैरिजेस को प्रमोट करते जाते हैं कि फैमिली से बाहर नहीं जाना, प्रॉपर्टी जायदाद नहीं बंटनी चाहिए, या फिर हमने ज़ुबान दे रखी है तो उसका पास रखना है। आप सबसे पहले ये देखें कि आपके बच्चे की खुशी किस में और उसकी बेहतरी किस में है। आने वाले दिनों में जो उनके यहाँ औलादें पैदा होनी है उनमें खुदा न खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशंस पैदा ना हो जाएं। तो आगे बढ़ते हैं जी और हवेली नौनिहाल सिंह की बात करते हैं जो कि बड़ी मशहूर है अंदरून लाहौर में। बिल्कुल, और हवेली नौनिहाल सिंह अंदरून लाहौर में मौजूद है और पाकिस्तान में वाक़ई इस हवेली के जो ये वस्त 19वीं सदी में सिख दौर में तामीर हुई थी और बहुत ही खूबसूरत शाहकार है ये उस वक्त का तामीर करदा हवेली को लाहौर में सिख फ़न तामीर की बेहतरीन मिसालों में से एक समझा जाता है। तो ज़रा आप हवेली की खूबसूरती पहले देखते हैं हम। हवेली नौनिहाल सिंह लाहौर में वाक़या एक शानदार मिसाल है जो सिख फ़न तामीर की अक्कासी करती है। ये हवेली 19वीं सदी में तामीर की गई थी और ये नौनिहाल सिंह की रिहाइशगाह थी जो महाराजा करक सिंह और रानी चंद कौर के बेटे और महाराजा रंजीत सिंह के पोते थे। ये हवेली न सिर्फ अपने फ़न तामीर की खूबसूरती के लिए अहम है बल्कि इसका तारीखी पस मंज़र भी उसे खास बनाता है, क्योंकि ये पंजाब की तारीख के एक हंगामा खेज दौर में तामीर की गई थी। महाराजा करक सिंह की मौत के बाद नौनिहाल सिंह पंजाब के
तख्त पर बैठे। उनकी मौत के बाद उनकी वालदा रानी चंद कौर अपने पोते के शाना बशाना काम करती रहीं, जो कि हकीकी वारिस थे। आखिरकार उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के दूसरे बेटे शेर सिंह के हक में तख्त छोड़ दिया। 1949 में बरतानियों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद ये हवेली भी बरतानवी कंट्रोल में आ गई। हवेली नौनिहाल सिंह सिख दौर के चंद बाकी मांदा शाही रिहाइशगाहों में से एक है, जो लाहौर के कदीम शहर के अंदर वाक़या है। अगरचा असल बागात खत्म हो चुके हैं, लेकिन ये हवेली अपनी शानदार साख्त के साथ मौजूद है, जिसमें 40 से ज़्यादा कमरे हैं जो इस दौर की शान शौकत और फ़न तामीर की महारत को ज़ाहिर करते हैं। ये इमारत मुस्ततील शक्ल में है, जिसका नुमायां दरवाज़ा मगरबी जानिब है, जो कि खूबसूरत सजावट से मुज़य्यन है, जबकि बाकी हिस्से सादा हैं, लेकिन उनमें बहुत सी खिड़कियां हैं। ये हवेली एक तहखाने और ज़मीन की सतह से ऊपर 4 मंजिलों पर मुश्तमिल है। ऊपर की सबसे ऊंची मंजिल, जिसे रंग महल या रंगों का महल कहा जाता है, खास तौर पर काबिल ज़िक्र है। ये इलाका रिवायती तौर पर ताज़ा हवा को पकड़ने और इर्द गिर्द के मनाजिर का मंजर पेश करने के लिए बनाया गया था, जैसा कि मुगल हवा महल। रंग महल एक फ़न की शानदार मिसाल है, जिसकी लकड़ी की छत को मुख्तलिफ ज्योमेट्रिक खानों में तकसीम किया गया है। हर एक में छोटे आईने लगे होते हैं। दीवारों में खिड़कियों और वेंटिलेटर्स की शक्ल में खिड़कियां शामिल हैं, जो इस जगह की जमालियाती खूबसूरती को बढ़ाती हैं। हवेली के अंदर शानदार छोटे पेंटिंग्स मौजूद हैं, जो कि देवमालाई मनाजिर और कुदरती मनाजिर की अक्कासी करती हैं, जो कि कैंगड़ा तर्ज पर बनाई गई हैं, जो महाराजा रणजीत सिंह के दौर में उरूज पर थी। अगरचा इसकी 1 सदी से ज़्यादा अरसे तक एक स्कूल के तौर पर इस्तेमाल होने की वजह से इसकी बहुत सी सजावट खत्म हो चुकी है, लेकिन रंग महल में बहुत से असल सजावटी अनासर महफूज रह गए हैं, जो उसे एक पुरस्कार कमरे के तौर पर मशहूर बनाते हैं। ये सिख दौर के फ़नून लतीफ़ा की शानदार कामयाबियों और उस पेचीदा तारीख की याद दहानी है, जो इस इलाके की तश्कील करती है। जबकि इस फ़न तामीर के जवाहिर को महफूज रखने की कोशिशें जारी हैं। ये लाहौर के विरसे का एक लाज़मी हिस्सा है, जो आने वाली नस्लों के लिए माजी की झलक पेश करता है। माजी की तर्ज तामीर का ये शाहकार था, जिसको देख के आप यकीनी तौर पर महसूस हुए होंगे। हमारी बहसियत शहरी और हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि इन कौमी विरसों को उनकी असल हालत में महफूज रखा जाए, उनका ख्याल भी रखा जाए। और आजकल तो ये फ़न तामीर आपको इस तरह के मिलेंगे भी नहीं, आर्किटेक्चर इस तरह के मिलेंगे भी नहीं जो इस तरह की तामीरात कर सकते हैं। तो जो है उसको, उस असासे को संभाल कर रखना चाहिए। हम यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि कौन सा पत्थर आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपके सितारे के हिसाब से आपके लिए मुवाफिक है और आपकी किस्मत बदल, और असल पत्थर की पहचान क्या है ये भी बताएंगे एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। और वेलकम बैक नाज़रीन। अभी बात हो जाए कुछ पत्थरों की अफादियत क्या है, क्या वाकई आपकी तकदीर बदल सकते हैं पत्थर, और असली पत्थर कौन सा होता है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। लेकिन उससे पहले रूबा अरूज की तरफ चलते हैं, जो कि हमें बता रही है कि लाहौर की फुटपाथ के ऊपर ये सारे ओरिजिनल पत्थर मौजूद है, दस्तियाब हैं। ये हमारे लिए बताइए, बिल्कुल रूबा से भी जान लेते हैं ना। रूबा, हमें बताइए कहाँ पर है ये मार्केट, कहाँ से ये जेन्युइन पत्थर जो है वो मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर की नगीना मार्केट में। ये वो मार्केट है जहाँ से दुनिया का कीमती तरीन पत्थर आपको मिलेगा, लेकिन फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ये पत्थर यहाँ ज़मीन पर मौजूद हैं और इसकी पहचान वही जानता है जो कि हीरे को तराशने का हुनर जानता है। तो आइए आपको नगीना मार्केट का एक छोटा सा विजिट कराते हैं। यहाँ बैठे बुजुर्ग वाक़तन जौहरी हैं, जो कि हीरे की पहचान रखते हैं, और इन स्टोन्स को पहचानना कुछ आसान नहीं है। मेरे साथ इस वक्त जो शॉपकीपर मौजूद हैं, ये 20 साल से यहाँ पे स्टोन्स का काम कर रहे हैं, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। 20 साल से यहाँ बैठे हुए, अब तो देख के बता देते होंगे कि ये पत्थर असली है या नकली? जौन सा मर्जी दिखाएं बता दूंगा आपको, ये डायमंड है, ये कांच है, ये बता दूंगा आपको। अच्छा, ये जो मार्केट है देखिए फुटपाथ पे पड़े हुए, लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ पे कीमती तरीन पत्थर मौजूद होते हैं। महंगा से महंगा कौन सा पत्थर और कितने का मौजूद होगा यहाँ पे? डायमंड के अलावा जमुर्द, यकूत, नीलम, पुकराज, उपल, मरजान, ये कीमती पत्थर है। कलरदानी जिसको बोलते हैं, ये कलरदानी। इंटरनेशनल लेवल पे डिलीवरी होती है स्टोन्स की, और काफ़ी एलीट क्लास लोग इसको पहनना पसंद करते हैं अपनी फिंगर में, और इसके सेट बनते हैं बाकायदा गोल्ड में और सिल्वर में, प्लाटिनम में। इस तरह काफ़ी इसका शौक़ है लोगों को। लाहौर के अंदर इसके अलावा कोई ऐसी मार्केट नहीं है, क्योंकि जेमस्टोन्स लेने जाते हैं जैसे पेशावर में आपको नमक मंडी मिल जाती है, यहाँ पे सिर्फ ये लोहारी की मार्केट है
और मेरे ख्याल में मेरे बचपन बल्कि मेरे पैदा होने से पहले की ये मार्केट है। और बल्कि मेरे पेरेंट्स भी बताते हैं कि पहले भी व्यापारी यहाँ पर आकर सेल करते थे, क्योंकि एक शाहाना शौक़ है। माशाल्लाह मार्केट काफ़ी अच्छी है लाहौर में, जितनी भी मार्केटें हैं उनमें से ये काफ़ी अच्छी मार्केट है और यहाँ पे काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। ढूंढने वाले जो होते हैं ना, जो मतलब अभी मैंने लिए हैं कुछ स्टोन, ये पहले ये दुर्र नजफ़ लिया है, ये मुझे पत्थर मौजूद थे और क्या ओरिजिनल पत्थर होते हैं इनके पास, ये नहीं होते। हमारे साथ दाऊद जी मौजूद हैं, रूहानी स्कॉलर, उन्हीं से जान लेते हैं। वेलकम टू शो कहेंगे। दाऊद भाई, आप बताइए, ये जो मार्केट बताई जा रही है नगीना मार्केट, इसमें जो पत्थर मौजूद हैं इनकी हम ये यकीन दहानी रखें कि जाएंगे और असली पत्थर मिल जाएंगे यहाँ पे, या सब चाइना का माल है? नहीं, होता यह है कि अब देने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको सही चीज़ देता है कि नहीं। और दूसरा ये है कि आपको खुद भी पहचान होनी चाहिए कि आपको पता चल जाए कि ये पत्थर खालस है कि नहीं। इसलिए ऑथेंटिक जो लोग मार्केट में बैठे होते हैं, यहाँ पे भी इन लोगों ने फ़िक्स जगह रखी होती हैं और इन जगहों पे लोग साल हर साल से आते हैं और उन पत्थरों को ख़रीदते हैं। मगर यहाँ की कमाल बात यह है कि यहाँ पे जो है वो तादाद के हवाले से बहुत ज़बरदस्त होता है। मिसाल के तौर पे आपने 1000 देना है तो आपको 15-20 पत्थर मिल जाए। अच्छा। यानी थोक के लिहाज, ये थोक की मार्केट है, किलो के हिसाब से। किलो के हिसाब से पत्थर आपके पास भी देख रहे हैं दाऊद भाई, ज़रा एक एक करके बताइए कौन से स्टार को कौन सा पत्थर सूट करता है, पहचान क्या है उसकी? अच्छा जी, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बताने जाता हूँ कि जो पत्थर हैं वो नाम के हिसाब से भी और स्टार्स के हिसाब से भी लोग पहनते हैं। पत्थरों की पहचान जो स्टार्स के हवाले से है कि हर स्टार को जो पत्थर सूट करता है। इसके अलावा अगर मैं पत्थरों की बात करूं कि पत्थर ना सिर्फ इंसानी शख्सियत की जो है वो आईनादार होते हैं, बल्कि यहाँ पे लोग मेडिकल में इन पत्थरों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह कलर थेरेपी में जेमस्टोन यूज़ होते हैं, कलर थेरेपी में जेमस्टोन की एनर्जी होती है, उनको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इनके कुश्ता जात जो हकीम होते हैं, जैसे वो कहते हैं कि जी सोने का कुश्ता, चांदी का कुश्ता और मरजान का और शंगरफ का कुश्ता, तो इनको मेडिकल में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। सूरह रहमान की अगर बात करें तो सूरह रहमान में यकूत का, ज़मुर्द का, मोती, मरजान, इनका जिक्र मौजूद है और इनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तासीर। दुनिया का सबसे कीमती पत्थर कौन सा है? यकूत और मरजान में ही है? बिल्कुल, डायमंड महंगा तरीन पत्थर है और लोग पहनते हैं। और डायमंड की अहमियत जो है अरसा से रही है और इंडिया में जो है भी असरात होते हैं शख्सियत पे, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के हर पत्थर के असरात होते हैं। और कमाल बात यह है कि कई लोगों के पास पत्थर रहते ही नहीं। अच्छा, पत्थर टिकते ही नहीं। 2 दफा डायमंड गुम कर चुकी हूँ, मेरे पास नहीं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, जिन लोगों के ऊपर इवल आई, नजरे बद का असर होता है या मैजिक का असर होता है, पत्थर नहीं टिकेंगे उनके पास, रहेंगे। साथ अगर दाऊद भाई आप ये बताते जाएं, इसी तरह इनकी खुराक होती है पत्थरों। अच्छा। लोग जुमेरात को इन पत्थरों को दूध में डाल देते हैं, क्योंकि ये बद असरात आपके जिस्म के ऊपर आने वाली नेगेटिव एनर्जी को ये खींचते हैं। और प्लस ये कि कई लोग जो पत्थर है उनको पहनने का तरीका ही नहीं है कि इसको बॉडी के साथ टच होना चाहिए। मिसाल के तौर पे जिस तरह ये मैंने एक रिंग पहनी हुई है, ये ज़मुर्द का पत्थर है। अच्छा, ज़मुर्द की अगर बात करें तो ये अकल, फहम और इंसानी जो है शख्सियत की तरफ लेकर जाता है, आपको निखार पैदा करता है। इसके अलावा ये अतारद सियारा के साथ है जो इल्मो हिकमत के साथ दलालत करता है। के लोगों के लिए सूटेबल है। अच्छा, यहाँ पे ये ज़मुर्द जो है ये बुर्ज जौज़ा वालों के लिए बड़ा भी आप बता रहे थे। बुर्ज, हाँ जी, सुमला, विरगो उनके लिए भी बड़ा सूट करता है और बड़ी ज़बरदस्त इस तरह की। अच्छा, बात ये करने लगा था, ये पत्थर है, इसको नीचे से टच नहीं होता, यहाँ से आपकी बॉडी पे टच होना चाहिए। बेसिकली ये सूरज की एनर्जी जो है वो खींचता है, सूरज की एनर्जी यहाँ पे आती है और इसका इफेक्ट आपकी जिल्द पर पड़ता है। तो अक्सर लोग, अच्छा कमाल बात यह है कि आपके हाथ की जो फिंगर्स हैं ये भी असरात जो है उनके मुताबिक होती है। मिसाल के तौर पर इस फिंगर को हम शम्स की फिंगर कहते हैं। शम्स को स्टार से देखें तो यहाँ पे एरीज के साथ इनका ताल्लुक है। जो लोग डायमंड पहनते हैं वो इस फिंगर में पहने, इसको हम इस फिंगर को हम सियारा ज़ोहल के साथ, नीलम उनके साथ अटैच करते हैं। इसको ये भी शम्स के साथ अदारत करते हैं, अतारत की एनर्जी। और ये मरीख
यानी कि अगर किसी को जिस्मानी बीमारी है, सेहत से और जादू से मुतल्लिक़ असरात हैं, तो उनके लिए है। अब यहाँ पे मैं कुछ आप लोगों को बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अगर बात करूँ कि किन स्टार्स वालों को कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए, तो सबसे पहले मैं बात अगर करूँ तो एरीज बुर्ज हमल वालों की, तो इनके लिए मरजान, यकूत, ओपल और अकीक यमनी ये जेमस्टोन सूटेबल है। मिसाल के तौर पर अकीक की बात करूं तो यहाँ पे ब्लैक अकीक मेरे पास है। अकीक तो सुन्नत भी है पहनना, बिल्कुल सुन्नत है, और ब्लैक अकीक है। ये सभी पहन सकते हैं? बिल्कुल सभी पहन सकते हैं, इसमें कोई कई पत्थर, यहाँ पे बड़ी अच्छी बात आपने की, कई पत्थर फायदा देते हैं और कई पत्थरों का नुकसान होता है। अच्छा एक और बात बताऊं कि पत्थरों में फ़ायदा और नुकसान अल्लाह के चाहने से होता है, ये भी याद रखिएगा। कई लोगों का बड़ा एक इख्तलाफ राय होती है कि जी पत्थर क्या फ़ायदा देंगे, फ़ायदा तो फिर इसी तरह मेडिकल में भी फ़ायदा तो अल्लाह ने रखा हुआ है, दवा में शिफा भी अल्लाह ने देनी, दवाओं में शिफा भी अल्लाह ने देनी है, तो ये कोई शिरक की बात नहीं है। क्योंकि कई उलमा इकराम का होता है कि जी पत्थर में फ़ायदा कहाँ से, मगर ये पत्थर या इनको आपने बतौर इलाज, बतौर आपने रूहानियत से मुतल्लिका अगर आपने इस्तेमाल कर लिया। इसी तरह तावीज़ में अगर फ़ायदा अल्लाह ने रखा है तो तावीज़ फ़ायदा देगा, अगर उसके ऊपर कलमा की बात किया मैंने। और जिन लोगों के नाम का आगाज़ अलिफ, लाम, ऐन और छोटिये से होता है वो ये पहन सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को जो है पहन सकते हैं, बिल्कुल ये पहन सकते हैं, अकीक पहन सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद है बुर्ज सौर वाले, जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 21 अप्रैल था 21 मई है, अंसर खाकी और सियारा जोहरा, मोहब्बत से मुतल्लिका अगर आपने किसी से प्यार, मोहब्बत और आपस में इत्तेफाक की बात करनी है तो अल्मास, नीलम और फिरोजा जेमस्टोन उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। और फिरोजा की अगर मैं बात करूं तो ये फिरोजा में इसकी निशानी है, ये कलर है फिरोजा का। हाँ जी, तो ये फिरोजा की रिंग पहन के तो आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और जनाब नेक्स्ट की बात करूं बुर्ज जोज़ा की, और 22 मई था 21 जून सियारा अतारद, ज़मुर्द और जर्द अकीक, और ये बहुत ज़बरदस्त रहेगा बुर्ज जोज़ा वालों के लिए। 30 से 40 सेकंड्स हैं इसको। अच्छा जी, कैंसर वालों के लिए जेमस्टोन जो है वो पुखराज, मोती, ज़मुर्द और अकीक हैं। लियो वालों के लिए हीरा और लहसनिया जेमस्टोन सूट करेगा। और विर्गो वालों के लिए जनाब यहाँ पे फिरोज़ा और जर्द अकीक सूट करेगा। लिब्रा वालों के लिए यहाँ पे मेरे पास सियारा जोहरा वालों के लिए जो है हीरा और ओपल डायमंड सूट करेगा। और स्कॉर्पियो वालों के लिए जो है वो पुखराज, अकीक और मोती सूट करेगा। और बुर्ज कौस वालों, सजिटेरियस वालों के लिए फेरोज़ा और हजरुल कमर सूट करेगा। और कैप्रिकॉन वालों के लिए जो रंगे सुलेमानी और याकूत, रूबी, ये रूबी की निशानी है, रूबी ये जेमस्टोन है, रेड कलर की इसकी। और एक्वेरियस वालों के लिए नीलम और अकीक और जनाब हदीद जेमस्टोन। और बुर्ज हौत वालों के लिए याकूत और जमुर्द। अच्छा, जाते जाते वन लाइनर, असली पत्थर की पहचान बाल रख के जलाएं तो पता लग जाएगा, ये कोई और तरीका है? नहीं, एक तो ये है कि पत्थर 3 तरह के होते हैं। असली पत्थर अपना वजन पूरा रखता है, जो शीशे का पत्थर है उसका वजन बाकी चीजें फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह पूछेंगे। वक्त की कमी, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये वो सारी चीजें हैं जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि असली पत्थर कौन सा है, किसके लिए सूटेबल है, और आप यकीनन इससे रहनुमाई लेंगे। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार आपको खुशामदीद कहते हैं। और जनाब अभी जाते जाते ना प्रोग्राम के आखिर में हमने सोचा कि कुछ फ़वाइद आपको प्याज के बताते चले जाएं। प्याज वैसे तो हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं और हैरत अंगेज़ तौर पर इसके बहुत सारे वो फ़वाइद हैं जो कि हमें पता ही नहीं है। इसको ज़ेर ज़मीन उगने वाला एक शफाखाना कहा जाता है। इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स की जो तहकीकात हैं वो बताती हैं कि इसके अंदर कुछ ऐसे तिबी फ़वाइद हैं, कुछ ऐसे इसमें ऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि आपकी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में, आपकी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों से रिलीफ देते हैं। इससे अंदरूनी सोजिश कम होती है, कई दरीना अमराज को ख़त्म करने में मदद मिलती है। प्याज में बहुत से मादनियात और दीगर ज़रूरी अज़िया पाए जाते हैं। और जो बीइंग ए मुस्लिम सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हमारे नबी पाक ने कहा है कि जब आप किसी नई जगह पे, नए मकाम पे जाएं तो वहाँ का प्याज खा लें तो आप वहाँ की तमाम बीमारियों से महफूज रहते हैं। तो इस पर अमल करें तो आप भी बीमारियों से बच सकते हैं जब नई जगह पे जाएं। और इसके अलावा बात हो जाए, खाने पीने की बात हो रही है तो अमूमी तौर पे नाज़रीन जब किसी की शादी होती है तो कोशिश की जाती है कि नई नई डिशेज़ हों जिससे आपके मेहमान बहुत खुश हों, मुतासिर हों, उसकी तारीफ़ करें। लेकिन भारत में एक अनोखी शादी क्योंकि उसके अंदर मिर्च का हलवा, एक ऐसा हलवा रखा गया जिसकी वजह से मेहमान हैरान परेशान रह गए। और अनोखा पकवान ये था कि हरी मिर्चों से बना हुआ एक हलवा डिश के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसको
खाने के बाद हवाइयाँ उड़ गई उन मेहमानों की। और हरी चटनी का तो तस्वुर है, लेकिन हरे हलवे का तो तस्वुर बिल्कुल नहीं है। आज के प्रोग्राम से आप भी जरूर ट्राई कीजिए, अपनी शादियों में जरूर ये डिश खाइएगा और बनवाइएगा। हमें दीजिए इजाजत, मंडे को फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।